We are going to start our first chapter, Introduction to Biology, Chapter 1. So first you have to know what is biology. Biology क्या है? It is a branch of science in which we study about life of living organism. बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं. किसकी लाइफ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं. इन सब के बारे में डिस्कस करना, इनके बारे में पढ़ना, दैट इज़ बायोलॉजी. अब बायोलॉजी जो है वो फर्दर इसको आपने 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है. ब्रांच जो है इसकी बॉटनी एंड जोलॉजी. एंड व्हाट इज़ बॉटनी? बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें आप जो है वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शंस, उनके सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आप डिस्कस करते हैं. दैट इज़ बॉटनी. एंड व्हाट इज़ जोलॉजी? जोलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. एनिमल्स के बारे में क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स का जो लाइफ स्टाइल है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है और उनके फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप जोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ जोलॉजी. अब बेसिकली जो स्टडी आप करते हैं उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं? इसमें हम जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने काइंड के हैं और जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो क्या हैं. हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा जी, बायोलॉजी की और फर्दर जो है वो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो बुक में आपके पास हैं 13 to 14 जो है वो मेन ब्रांचेज़ हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे. वैसे तो बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांचेज़ हैं, बट जो मेन ब्रांचेज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की, वो हम डिस्कस करते हैं. पहले तो हमने बात कर दी बॉटनी और जोलॉजी. बॉटनी एंड जोलॉजी मतलब हमने उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 1 हमारे पास ब्रांच है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब प्लांट्स और एनिमल के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उनकी जो बाहर की अपीयरेंस होती है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. तो दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. नंबर नेक्स्ट है आपके पास एनाटमी. एनाटमी के अंदर आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं. इंटरनल मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं. तो ये आपके पास एनाटमी कहलाता है. प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, रूट्स में, स्टेम में, लीव में. तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ एनाटमी. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर आपके पास आपका स्टमक है, आपके लिवर है, आपका लंग्स है, ये आपकी एनाटमी कहलाता है. इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना. ठीक है. नंबर नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी जो है वर्ड निकला है हिस्टो से. हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़. तो सो सिंपल, इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे. तो वो क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा. नंबर नेक्स्ट है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. साइटो वर्ड निकला है सेल से. ठीक है. तो सिंपल इसके अंदर जो आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ सेल. सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस और सेल का जो कंपोजिशन है उसको आप कहते हैं साइटोलॉजी. मींस के प्लांट में कौन कौन से सेल्स हैं और एनिमल्स में कौन कौन से सेल्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टडी उसमें हम करेंगे, तो वो साइटोलॉजी कहलाता है. नंबर नेक्स्ट है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी जो है वो इसमें आप स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. जैसे कि लंग्स हैं, लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स के रेस्पिरेशन करते हैं. आपका नोज़ है, नोज़ का क्या फंक्शन है? उससे आप स्मेल करते हैं. तो इस तरह से आपके जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, तो उनका फंक्शन जो है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा फिजियोलॉजी. नंबर नेक्स्ट है इकोलॉजी. इकोलॉजी इज़ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ जो और उनके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो कहलाता है इकोलॉजी. नंबर नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, चेंज है. मतलब जायगोट फॉर्मेशन के बाद एक प्रॉपर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. इसको मैं आपको सिंपल करके बता दूँ कि लेट सपोज एक फ्रॉग है जो एग प्रोड्यूस करता है. ठीक है. एग प्रोड्यूस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो टैडपोल से वो फ्रॉग बनता है. तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंटल मेथड होगा, जो उसकी बॉडी के अंदर चेंजिंग आएगी, उस वक्त तक जब तक वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता, एडल्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता, इसको आप कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. नंबर नेक्स्ट है टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? इट डील विद द डिस्क्रिप्शन
आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अब देखें साइंटिस्ट ने जो स्टडी करते थे साइंटिस्ट, वो क्या करते थे कि इनको ग्रुप वाइज इनको आइडेंटिफाई करके इनकी क्लासिफिकेशन बनाते थे, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस के ऊपर उनको जो है वो क्या आप कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि उनको डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते थे। तो दैट इज़ टैक्सोनॉमी। नंबर नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की स्टडी क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं या एनिमल के पेरेंट्स से एनिमल्स के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होती है, उसकी स्टडी को आप कहते हैं जेनेटिक। जो चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उसकी स्टडी को आप कहते हैं वो जेनेटिक्स। नंबर नेक्स्ट है पैलिएंटोलॉजी। ये स्टडी है ऐसे एनिमल्स जो रिमोट पास में रहते थे, मतलब वो एनिमल्स, वो प्लांट जो पहले ज़माने में रहते थे अब वो नहीं हैं, उनके फॉसिल्स मिलते हैं रॉक से, मतलब पत्थरों से, तो उसको आप कहते हो, उसकी स्टडी को आप कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। इनको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, पैलियोबॉटनी, सो सिंपल कि आप ऐसे प्लांट जो पहले एग्जिस्ट करते थे अब नहीं हैं, उनकी स्टडी को आप पैलियोबॉटनी कहते हैं, और वो एनिमल्स जो पहले ज़माने में थे उनके फॉसिल मिलते हैं जस्ट लाइक डायनासोर्स। जैसे डायनासोर्स हैं अब के ज़माने में नहीं हैं, पहले ज़माने में थे, उनकी जो हड्डियाँ हमें मिली थी, उनके जो फॉसिल्स मिले थे, हमें उससे आइडिया हुआ था कि डायनासोर्स जो थे ना वो एग्जिस्ट करते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। इट डील विद द केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं उनका इंटरेक्शन जो है केमिस्ट्री के साथ, मतलब केमिकल इंटरेक्शन जो है वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। इसको फर्दर डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी क्योंकि नेक्स्ट भी आपके पास कंप्लीट इसकी डिस्कशन है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ माइक्रो? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी पार्टिकल्स जिस तरह से आप कह सकते हैं, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप जस्ट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उनको आप कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसकी स्टडी को आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोस्कोपिक जैसे वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे जब इफेक्ट करते हैं आपको नज़र नहीं आते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ अमीबा की। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप जस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब इंसानियत की खिदमत के लिए जो काम, जो लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनकी खिदमत के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो काम है, जो कर रही है आपकी साइंस, वो है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि योगर्ट, चीज़, ब्रेड, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी के जो है वो उसमें आती हैं। कैसे? क्योंकि देखो इंसुलिन की सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, वो लोग जो डायबिटिक होते हैं उनके जो है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है वो वर्क करना छोड़ देता है, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन लगता है उनको ताकि उनकी बॉडी की शुगर मेंटेन रहे, शुगर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनको क्योर करने के लिए जो है वो आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो इसकी स्टडी को आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। बायोलॉजी का इंटरेक्शन दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो क्या है, जो मेन आजकल के दौर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। कंप्लीट ब्रांच है केमिस्ट्री की, मतलब ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर आपको नॉलेज मिलती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, देयर रिक्वायरमेंट एंड द इफेक्ट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर मेटाबॉलिज्म। बायो और केमिस्ट्री, इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है? जैसे हमने बात की सिंथेसाइज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये रिक्वायरमेंट जो है इसकी होती है, इसके इफेक्ट्स जो होते हैं जैसे डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी, जैसे मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। नंबर नेक्स्ट है बायोफिज़िक्स। बायो मीन्स लाइफ, फिज़िक्स जो है वो भी आपको पता है एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट लॉज और टेक्निक्स जो है वो आप यूज़ करते हैं। Let's suppose to find out the age of fossils, one of the sub branch of biophysics is radiophysics, where radioactive isotope are used to trace the translocation of different materials। अब देखें यहाँ पर बात हो रही है कि बायोफिज़िक्स की जो एक ब्रांच है रेडियोफिज़िक्स, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं आपको पता चलाने के लिए। जैसे जो
फॉसिल्स की हमने बात की, जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, जो एनिमल्स, जो प्लांट अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो पहले ज़माने में थे, उनकी एज फाइंड करने के लिए कुछ लॉज, मतलब कुछ लॉज अप्लाई होते हैं, कुछ टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, वो जस्ट फिज़िक्स में आप पढ़ते हो। तो जिस तरह से आपके पास है यूज़ ऑफ साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड, लेज़र टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप अपना शो करती हैं फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ। नंबर नेक्स्ट है बायोमेट्री। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आपकी डाटा और मेजरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, मतलब उसमें तो आप उसकी स्टडी को आप कहते हैं बायोमेट्री। नंबर नेक्स्ट है आपके पास बिहेवियरल बायोलॉजी। Many of the facts of biology are reflected in the study of behavior. It is an interaction of biochemistry, genetics, physiology, evolutionary theory and ecology. जो आपके पास डिफरेंट आपको फैक्ट्स मिलते हैं, आपका बिहेवियर जो है, बिहेवियर से ही पता चल रहा है बिहेवियर बायोलॉजी क्या है, कि आपका इंटरेक्शन, जैसे कि देखो बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, इकोलॉजी, इन तमाम चीज़ों का आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक इंटरसेक्शन है, तो इसकी स्टडी आपके पास कहलाती है बिहेवियरल बायोलॉजी। नंबर नेक्स्ट है बायोसोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्पेशली सोशल बिहेवियर, जिसके अंदर आपका सोशल बिहेवियर होता है। ऑल्सो एसोसिएट बायोलॉजी टू द सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज थ्रू द स्टडी ऑफ लाइफ इन जनरल, वी विल लर्न अबाउट मोर आल्सो। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर बारे में डिस्कस करें, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करें, तो हम कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मैथड। अब बायोलॉजिकल मैथड है क्या? बायोलॉजिकल मैथड जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो अप्रोच की जाती थी। अब देखो पहले टाइम में जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, जो भी केमिस्ट थे, उनका एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर होता था। किसी भी चीज़ को जब वो ऑब्ज़र्व करते थे, ऑब्ज़र्व करने के बाद उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते थे, वो बाद में उसका जो रिज़ल्ट निकला था वो बाद में हमारे पास लॉ और थ्योरी के फॉर्म में हमारे पास आता था। आज जो हम अपनी बुक्स के अंदर लॉ पढ़ते हैं, जो थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं, वो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने डिफरेंट मैथड परफॉर्म किए थे। अब वो बायोलॉजिकल मैथड कहलाते हैं। वो क्या मैथड्स थे और वो क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड थे? नंबर 1 है आपके पास ऑब्जर्वेशन। ज़्यादातर बायोलॉजिकल जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, ऑब्ज़र्व करते थे चीज़ों को। ऑब्ज़र्व करने से ही पता चलता था कि इंसान की बॉडी में या प्लांट्स के अंदर जो चेंज आ रहे हैं या एनिमल्स की बॉडी में चेंज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ मलेरिया। हमने मलेरिया का एक केस ले लेते हैं, ठीक है। मलेरिया जो है वो एक ग्रेटेस्ट किलर था, किलर डिजीज़ थी पहले में। आजकल के दौर में मलेरिया की आपके पास डिफरेंट जो है वो मेडिसिन आ चुकी हैं, तो लेकिन पहले ज़माने में मलेरिया जो है वो इतना ज़्यादा सीवियर था कि लोगों की उससे जान भी चली जाती थी। तो मलेरिया जो था वो दूसरी डिजीज़ के साथ साथ इसकी क्योर करने के, मतलब इसमें शिफा पाने के लिए इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिशियंस थे, उनका नाम था लेब्रॉन। उन्होंने स्टडी किया था, ब्लड सैंपल लिया था मलेरियल पेशेंट का और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। तो माइक्रोस्कोप में उन्हें छोटे छोटे कुछ उसके अंदर टाइनी क्रिएचर, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नज़र आए। उस क्रिएचर को बाद में उन्होंने नाम दे दिया था प्लाज्मोडियम का, ठीक है। कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा जरासीम है जो कि मॉस्किटो में पाया जाता है। इसके बाद था हाइपोथेसिस। इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्व फैक्ट एंड प्रीवियसली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन बायोलॉजिस्ट मेक इंटेलिजेंट गैस। तो जो बायोलॉजिस्ट थे डिफरेंट जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जस्ट एक गैस लगाते थे, एक उनका इंटेलिजेंट गैस होता था। उसके बाद वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। वो जो इंटेलिजेंट गैस था स्टेटमेंट की फॉर्म में, वो क्या कहलाता था? हाइपोथेसिस कहलाता था। हाइपोथेसिस जस्ट एक स्टेटमेंट था। उस हाइपोथेसिस स्टेटमेंट के बाद जिस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, किसके ब्लड में? उस पेशेंट के ब्लड में जिसको मलेरिया है। देखो बुखार तो सबको होता है, अब हर किसी का बुखार एक जैसा नहीं होता। किसी को टाइफाइड में भी बुखार होता है, किसी को मलेरिया में भी बुखार होता है। उसका प्रॉपर टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर जब आपको प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस का पता चलता है, ये तो हम सबको पता है कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के काटने से होता है। अब यहाँ पर देखो एक सोचने की बात है कि मॉस्किटो, मच्छर तो भाई सबको काटता है, तो सबको मलेरिया क्यों नहीं होता? तो ये एक स्पेशल टाइप का मॉस्किटो होता है। ये एक फ़ीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है जो जिसका टाइम होता है, जो एग प्रोड्यूस करने वाली होती है। उसके अंदर ये एक प्लाज्मोडियम, ये एक जरासीम होता है। अगर वो किसी को काट ले तो ये प्लाज्मोडियम उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और फिर वो इंसान को
बीमार करता है तो वो मलेरिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद डिडक्शन। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस सर्टेन डिडक्शन लॉजिकल प्रेडिक्शंस जो है वो बनती हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती हैं उस हाइपोथेसिस को जो है वो सर्टे आगे चलाने के लिए। फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब देखो, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब देखो, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है तो जितने भी पेशेंट हैं जिनको मलेरिया है उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। वाइल हेल्दी पर्सन शुड नॉट हैव, लेकिन एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेब्रान ने। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट मतलब उस हाइपोथेसिस को करेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि पता चले कि हम ये जो हाइपोथेसिस हमने जो इंटेलिजेंट एक गैस लगाया है वो ठीक है या नहीं है। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल जो है वो लिए और हेल्दी पर्सन जिनको मलेरिया नहीं था उनके ब्लड सैंपल लिए। ब्लड सैंपल लेने के बाद उन्होंने उसको एग्ज़ामिन किया। उसके एग्ज़ामिन करने के बाद उनको पता चला कि जो हेल्दी पर्सन थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था और वो पेशेंट जिनको मलेरिया था उनके ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम पाया गया था। तो इससे ये प्रूव हो गया, तो रिज़ल्ट में क्या आया, एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि उनके जो पेशेंट थे मलेरियल पेशेंट उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था जबकि हेल्दी पर्सनस के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। तो फाइनली हाइपोथेसिस जो है वो वेरीफाई हो गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम। उसके बाद आपके पास ये थ्योरी आ गई। थ्योरी अब कैसे आएगी, देखो एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने रिज़ल्ट दे दिया तो इट डजेंट मीन कि उनका वो रिज़ल्ट जो है वो अप्रूव हो गया। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, जो उन बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने फर्दर उन पे काम किया। काम क्या किया, दोबारा से वर्कआउट किया, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किए और इस प्रॉब्लम जो इस क्वेरी को जो है ना उन्होंने फाइंड आउट किया। तो जब डिफरेंट डाटा कलेक्ट किए, एक्सपेरिमेंट्स किए तो वाकई ही में उनको वही आंसर मिला जो उन्होंने जो लेब्रान साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म किया था। तो इससे सेटिस्फैक्ट्री उनको आंसर मिल गया और उस आंसर मिलने के बाद ये चीज़ बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक हो गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास मुस्लिम एंड अदर बायोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिस बताई गई है आपको कि बायोलॉजी की फील्ड में किन किन मुस्लिम जो बायोलॉजिस्ट थे, मुस्लिम बायोलॉजिस्ट, इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे उनकी भी कंट्रीब्यूशन बताई गई है कि उन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में क्या क्या काम किया था। नंबर 1 पे आपके पास जाबिर इब्ने हयान है। जाबिर इब्ने हयान ने बुक्स लिखी थी अल नबातात और अल हैवान। नबातात का मतलब होता है प्लांट्स और हैवान का मतलब होता है एनिमल्स। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पर बुक्स लिखी थी। अब्दुल मलिक अस्माई ने जो बुक्स लिखी थी अल खेल, अल इबील, अल वहूश, अशा एंड खलकुल इंसान। अल खेल का क्या मतलब होता है, अल खेल का मतलब होता है हॉर्स। कैमिल, अल इबील मतलब कैमिल, अल वहूश मतलब शीप, अशा मतलब वाइल्ड एनिमल्स और खलकुल इंसान मतलब ह्यूमन बींग। इनके बारे में बुक्स लिखी थी। उन बुक्स के अंदर डिटेल इनके बारे में स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी के फंक्शन, इनके बॉडी के पार्ट्स के बारे की जो फंक्शंस हैं उनके बारे में लिखा था उन्होंने अपनी किताबों के अंदर। वो अपने टाइम के जो है वो एक्सपर्ट जोलॉजिस्ट माने जाते थे। ये जो है अपने टाइम के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, इनका बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद है अली बिन रबान तुबरी। अली बिन रबान तुबरी ने बुक लिखी थी फिरदौसुल हिकमा, जिसके अंदर उन्होंने हैविंग मैनी इलस्ट्रेशन एंड डिटेल आर्टिकल एंड फिलॉसफी, जिसमें उन्होंने डिटेल आर्टिकल लिखा था किसके बारे में, फ़िलॉसफी के बारे में, जोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। नंबर नेक्स्ट आपके पास अबू उस्मान उमर अल जहीज़। अबू उस्मान उमर जहीज़ ने बुक लिखी थी अल हैवान, जिसमें उन्होंने तकरीबन 350 स्पीशीज़ जो हैं एनिमल्स की उनके बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन किए थे। स्पेशली आंट की लाइफ में, आंट मतलब चींटियों की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में कंप्लीट उन्होंने उनका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, उसमें डिस्क्राइब किया था। अल फराबी एंड अब्दुल कासिम अल ज़हरावी, जो दोनों जो थे वो हकीम और सर्जन थे इस्लामिक वर्ल्ड के। अल फराबी जो थे वो ऑथर थे 2 वेरी वेल नोन बुक के, किताब नबातात एंड किताबुल हैवानात। और ज़हरावी वॉज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, क्योंकि ये सर्जन भी थे इस वजह से अल ज़हरावी जो थे
उन्होंने फेमस बुक लिखी थी जिसमें रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कि आपके जो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, जैसे किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं तो वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, उसके रिमूवल के लिए उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी। मतलब डिटेल में बताया था कि क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो वो स्टोन आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इब्नुल हैसम जो है उन्होंने बुक लिखी थी किताबुल मनाजिर और मिज़ानुल हिकमा। उन्होंने कंप्लीट जो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया था विजन का फिनोमिना, और जो है वो करेक्ट किया था जो ग्रीक का कॉन्सेप्ट था अबाउट विजन, उसको उन्होंने करेक्ट किया था। अबू अली सीना रोड बुक्स अल कानून एंड अल फिल तिब अल शिफा। अबू अली सीना ने बुक्स लिखी थी अल कानून और फिल तिब अल शिफा, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, इवन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन माने जाते थे। एक्नॉलेज बाय द ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट ऑफ हिज टाइम इन द मेडिसिन इन ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दोनों में वो एक ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट माने जाते थे, मेडिसिन के फाउंडर। ज़ियाउद्दीन इब्न बेतर, इन्होंने स्पेशलाइज़ किया था इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ही ट्रैवल सेवरल कंट्री, ऑब्जर्व एंड स्टडी मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था। क्यों ट्रैवल किया था? क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था, ऑब्ज़र्व किया था कि कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर्स हैं। नंबर नेक्स्ट है इब्नुल नफ़ीस। इब्न नफ़ीस ने डिस्क्राइब किया था प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, इब्न नफ़ीस ने उसको डिस्क्राइब किया था, उसका पूरा प्रोसेस बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है। उसके बाद है कमालुद्दीन अल दामीरी। कमालुद्दीन अल दामीरी ने एक कंपाइल्ड बुक लिखी थी हयातुल हैवान, जिसमें उन्होंने 1000 काइंड ऑफ एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे। अली बिन ईसा वेल नोन आई स्पेशलिस्ट थे अपने टाइम के। उन्होंने डिफरेंट डिजीज़, आई के डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बताया था, आई के फंक्शन के बारे में बताया था और इसके स्ट्रक्चर पे वर्कआउट किया था। इन्होंने 3 वॉल्यूम्स मतलब 3 बुक्स लिखी थी, 3 वॉल्यूम थे इनकी इन बुक्स के, जिसके अंदर उन्होंने 130 आई डिजीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया था कि आई की जो डिजीज़ होती हैं वो 130 होती हैं। 130 उन्होंने बताई थी, इससे भी ज़्यादा अब तो हो सकती हैं। अबुल कासिम मरजीती जो है वो स्पेशली नोन इन यूरोप फॉर हिज बुक ऑन एनिमल स्पीशीज़। अबुल कासिम मरजीती ने एनिमल स्पीशीज़ के ऊपर बुक लिखी थी, तो यूरोप में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसके बाद है अदर बायोलॉजिस्ट। 15th सेंचुरी में यूरोपियन जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया था बायोलॉजी की फील्ड में। जैसे विलियम हार्वे ने डिस्क्राइब किया था ब्लड की सर्कुलेशन। गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, क्योंकि माइक्रोस्कोप अगर नहीं इन्वेंट होता तो हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को एग्जामिन नहीं कर सकते थे। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल। उन्होंने बताया था कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है लीनियस जो है उन्होंने मेथड बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड देयरफॉर कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब टैक्सोनॉमी का पूरा एक उन्होंने मेथड जो है वो क्लासिफाई किया था, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हम जो है वो जज करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, प्लांट और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या क्लास है, कौन सा फाइलम है। तो वो उन्होंने जो आपके पास लीनियस जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टैक्सोनॉमी का जो पूरा मेथड था वो डेवलप किया था। शेल्डन एंड शिवॉन जो है उन्होंने प्लांट और एनिमल का जो डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो बताया था। फाइनली उन्होंने एक सेल थ्योरी बताई थी। लुईस पास्चर ने बताया था, बैक्टीरिया डिस्कवर किया था और स्पेशली उन्होंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। जे लिस्टर ने डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक, आयोडीन एंड कार्बोलिक एसिड। ई जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स का जो है वो वैक्सीनेशन। देखो वैक्सीनेशन क्या होती है कि हम आने वाली बीमारियों से अपने आप को पहले ही वैक्सीनेट करवा देते हैं। जो इंजेक्शंस लगते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, जो उसको वैक्सीनेशन का उसका पूरा कोर्स होता है ताकि उसको कोई बीमारी ना हो। तो स्मॉल पॉक्स का पहले ही उन्होंने डिफरेंट वैक्सीन निकाल ली थी। चार्ल्स डार्विन ने जो एक फेमस बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, अबाउट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कि स्पीशीज़ का इवोल्यूशन, जो चेंज उनकी बॉडी में आता है स्पीशीज़ के अंदर, नेचुरल मतलब वही स्पीशीज़ जो है वो दुनिया में फ़िट हो सकते हैं जो कि जिनके अंदर चेंजेस आते हैं या जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से सिलेक्ट होते हैं।
उसके बाद है ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल ने लॉ बताया था, फेमस लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, कि जेनेटिक कैरेक्टर कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, पूरा उन्होंने एक लॉ बनाया था। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मेथड जो है वो बताया था, उसके फंक्शन डीएनए का, कि डीएनए एज ए हेरिडिटी मटीरियल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।